नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग मिले हैं रूट मोबाइल की जानकारी लेने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा है कि क्या रूट मोबाइल निवेश करने लायक कंपनी है, क्या ये कंपनी डेब्ट फ्री है, क्या ये कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है, अगर ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में है तो आज हम इन सारी चीजों का सॉल्यूशन रखेंगे। दोस्तों रूट मोबाइल की जानकारी देने के लिए हमने हमने आपके बीच एक स्टूडेंट को इनवाइट किया है जिनका नाम है प्रशांत खरे। प्रशांत खरे जी इंदौर से है दोस्तों। प्रशांत खरे जी ऐसा नहीं है कि बहुत वर्षों से स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, 15-20 साल का अनुभव है, ऐसा नहीं है। पिछले 3-4 सालों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा। पर प्रशांत जी ने कदम रखा सीखते सीखते। शेयर बाजार उन्होंने सीखा, मार्च बैच में उन्होंने अपना जो करंट प्रोफेशन है मेडिकल का, उसके साथ स्टॉक मार्केट लर्न किया और आज बहुत ही सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इन्वाइट करूंगा प्रशांत खरे जी को और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रूट मोबाइल निवेश के लायक है कि नहीं। राइट, वेलकम प्रशांत जी। थैंक यू वेरी मच पीयूष सर फॉर माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस H1 रिजल्ट श्रृंखला 2022-23 में। दोस्तों आज हम एक और मल्टीबैगर वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रूट मोबाइल, जिसके रिजल्ट अभी H1 में आए हैं, उसका रिजल्ट हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों रूट मोबाइल हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया, तो इसका बैकग्राउंड हम कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे कि रूट मोबाइल कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि बीएसई ने इसे अदर टेलीकॉम सर्विसेज नाम के सेक्टर में रखा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यह है कि हमें इंडस्ट्री ग्रोथ या सेक्टर ग्रोथ देखना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी नहीं चलती, उस कंपनी में जो क्वालिटी कंपनियां हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ वो कंपनियां चलती है। तो चलिए इन सब चीजों का हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक्सपेक्टेड ग्रोथ इस अदर टेलीकॉम सर्विसेज इंडस्ट्री की क्या रही है। तो दोस्तों इस स्लाइड में आप देखेंगे कि पिछले 14 ईयर से करीबन 12% सीएजीआर से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है और पिछले 5 वर्षों में 16% सीएजीआर के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर कि इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 16% के करीब रहे। यानी इससे एक बात हमें समझ में आती है कि ये सेक्टर जो है जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्री में तो दोस्तों हम लोगों का पैसा बनेगा। बात सही है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों हम बेसिक चीजों की जानकारी ले लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में करीबन 8 कंपनीज है और इन सभी कंपनियों का मार्केट कैप करीबन 19,000 टू 81 करोड़ के करीब है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि रूट मोबाइल का 43% के करीब शेयर है मार्केट कैप में, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 30% के करीब है, रेलटेल का 16% के करीब मार्केट कैप में शेयर है और ऑन मोबाइल का 7.1% के करीब मार्केट कैप में शेयर है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेल्स की। तो दोस्तों ये सभी कंपनियां मिलकर करीबन 9,800 करोड़ रुपीस का सेल करती है और इसमें सर्वाधिक सेल्स के अंदर हिस्सेदारी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की 59%। फिर उसके बाद में नंबर आता है रूट मोबाइल का, जिसकी हिस्सेदारी है करीबन 20% की, और रेलटेल की करीबन 16% की हिस्सेदारी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो ये सब कंपनियां मिलकर कितना प्रॉफिट कर रही है, तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि करीबन ये सब कंपनियां मिलकर 440 करोड़ के करीब प्रॉफिट कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है हमें रेलटेल की हिस्सेदारी दिख रही है करीबन 47% के करीब, इसके बाद में रूट मोबाइल की 39% के करीब, फिर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी की 10% और ऑन मोबाइल की 3% के करीब है। अब दोस्तों हम क्वालिटी एनालिसिस करेंगे इस सेक्टर का कि कौन सी कंपनी क्वालिटी कंपनी के रूप में उभर के आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रेशोज जान लेते हैं जो हमें प्रॉफिट फ्रॉम इट में सीखे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लिक्विडिटी रेशो, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जो कंपनियां हैं उनके अंदर फाइनेंशियल कोई दिक्कत है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला पैरामीटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों यहां आप देखोगे कि 4% इस इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज है, पर रूट मोबाइल यहां आउट परफॉर्म कर रहा है 8% नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ में। फिर रेलटेल का 14% है, ऑन मोबाइल का 3% नेट प्रॉफिट मार्जिन है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 1% के करीब नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अब दोस्तों करंट रेशो की बात कर लेते हैं। तो इस इंडस्ट्री का एवरेज करंट रेशो जो है 1.19 के करीब है। तो दोस्तों करंट रेशो से हमें यह मालूम पड़ता है कि करंट एसेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म में कितनी है। इसमें कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये जितना अधिक रहेगा वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रहेगा। तो रूट मोबाइल का हम देख लेते हैं करीबन 1.85 के करीब करंट रेशो आता है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 1.02 है, रेलटेल का 1.30 है और ऑन मोबाइल का 1.72 है।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो दोस्तों आपकी कंपनी ने बिजनेस कर लिया पर कुछ पैसा आना बाकी रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स का परसेंटेज देखेंगे तो वो 31% के करीब हमें दिख रहा है इस एवरेज इंडस्ट्री का। और जहां तक रूट मोबाइल का सवाल है, इनका ट्रेड रिसीवेबल जो है एवरेज के मुकाबले में कम है तो काफी अच्छा है, 24%। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 30% है, रेलटेल का 44% के करीब है, और ऑन मोबाइल का 26% के करीब ट्रेड रिसीवेबल्स है। अब दोस्तों अब हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म हमने देख लिया, पर लॉन्ग टर्म में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली कंपनी को। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्वेंसी रेशोज देखते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशो में हम सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे। तो दोस्तों इस टोटल इंडस्ट्री का एवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशो सिर्फ 4 के करीब आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो के अंदर हम लोगों ने फाइनेंस के साथ लीज लायबिलिटीज भी ली है, और उसके बाद में जो इनकी क्षमता रहती है दोनों चीजों की चुकाने की, तो जिसका नंबर जितना अधिक होगा वह हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेटर रहेगी। तो रूट मोबाइल का 35 के करीब आईसीआर आ रहा है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 2 के करीब आ रहा है, रेलटेल का 40 के करीब आ रहा है, ऑन मोबाइल का 49 के करीब है। तो रूट मोबाइल यहां पर भी काफी अच्छा इनका आईसीआर है। अब डेप्ट टू इक्विटी रेशो देख लेते हैं, इक्विटी के मुकाबले में डेप्ट कितना है। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि रूट मोबाइल, रेलटेल और ऑन मोबाइल ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, जीरो डेप्ट है इनके ऊपर। पर वही स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 79% के करीब इनके ऊपर डेप्ट है। और जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में हमने देखा था कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का सेल्स अधिक था पर उनका मार्केट कैप कम था, तो उसका रीजन ये है कि डेप्ट बर्डन है, तो मेजर हिस्सा जो है इनका बैंक खा जाती है। अब डेप्ट रेशो की बात करते हैं, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। तो जो है इस इंडस्ट्री का जो है एवरेज डेप्ट रेशो 65% के करीब है। वहीं रूट मोबाइल का 59% के करीब डेप्ट रेशो आता है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 77% है, रेलटेल का 47% है, और ऑन मोबाइल का 28%। अब दोस्तों एक चीज आप यहां पर देखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर, तो जिन कंपनियों के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशो अच्छे रहते हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अच्छे ही मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस कंपनी का कैसा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। तो सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। तो रूट मोबाइल के इन्वेस्टर करीबन 10% आरओई पा रहे हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर 2% का आरओई पा रहे हैं, रेलटेल के इन्वेस्टर 14% का आरओई पा रहे हैं, और ऑन मोबाइल के इन्वेस्टर करीबन 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी पा रहे हैं। अब दोस्तों रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की बात करते हैं, यानी जिन इन्वेस्टर ने शुरू में कंपनी शुरू करी और उसके बाद में हर साल अपने प्रॉफिट का कितना अधिक मुनाफा प्रॉफिट के मुकाबले में कमा रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो रूट मोबाइल के इन्वेस्टर करीबन अपने प्रॉफिट से 3 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 1 गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, रेलटेल के इन्वेस्टर भी 1 गुना अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और ऑन मोबाइल के इन्वेस्टर 0% का मुनाफा कमा रहे हैं। अब दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं। तो इस इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन एसेट्स जो है एवरेज 3% के करीब है। वहीं हम रूट मोबाइल का देखते हैं, इसके इन्वेस्टर का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 10% के करीब है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का आरओए 1% के करीब है, रेलटेल का 7% के करीब है, और ऑन मोबाइल का 2% के करीब रिटर्न ऑन एसेट्स है। तो चलिए दोस्तों अब हम बिहेवियर साइंस की बात करते हैं कि रूट मोबाइल का इतिहास कैसा रहा है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बिहेवियर साइंस से इतिहास जानने के बाद में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूट मोबाइल बेसिकली काम क्या करती है। तो दोस्तों रूट मोबाइल जो है मेनली क्लाउड मैसेजिंग और मैसेज एक्सचेंजिंग का इनका मेन प्लेटफॉर्म है, और इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। तो डिजिटल नेटिव में हम देखेंगे कि 19% रेवेन्यू आता है, टीयर 1 सी पास पार्टनर में इनका 16% करीब रेवेन्यू आता है, ई कॉमर्स में जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे 13% का रेवेन्यू आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इनका 10% का रेवेन्यू आता है, टेलीकॉम एंड अलाइड सर्विसेज से 8% का रेवेन्यू आता है, और रिटेल ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी जो टिकट हम बुक करते हैं, ट्रेवलिंग टिकट हो या मूवी देखने जाना हो, बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन किया हो, वॉट एवर इट मे बी, तो उनके जो मैसेज हमके व्हाट्सएप या एसएमएस के रूप में आते हैं, तो इस टाइप का बिजनेस जो है रूट मोबाइल कंपनी करती है। तो दोस्तों मेरे पास डाटा है 2016 से रूट मोबाइल के। तो 2016 के अंदर जो है इनका सेल्स करीबन 364 करोड़ रुपीस था, जो बढ़कर 2022 में 2000 करोड़ रुपीस हो गया है। यानी हम लोगों ने सेल्स ग्रोथ करीबन 42% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ते हुए देखा है, और करीबन 5.5 गुना इनके सेल्स के अंदर वृद्धि हुई है। और एक वर्ष भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहां पर इनके सेल्स कम हुए हैं। तो ये हम इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कंपनियां धंधा कर पाएगी वही तो मुनाफा कर पाएगी। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2016 में इनका 61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो बढ़कर अभी 170 करोड़ के ऊपर हो गया है, और करीबन 28% के सीएजीआर से इनका प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, और 3 गुना इनका प्रॉफिट 2016 के मुकाबले में बढ़ा हुआ है। और दोस्तों इस स्लाइड में आप देखेंगे मात्र एक वर्ष ही
इस कंपनी का प्रॉफिट गत वर्ष की तुलना में कम हुआ, पर इस कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया। ये आपको चीज ध्यान में रखना पड़ेगी। अब दोस्तों हम रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो मात्र 71 करोड़ का जो इनका रिजर्व 2016 में था, जो बढ़कर अभी 1610 करोड़ हो गया, यानी 68% के सीएजीआर से इनके रिजर्व में वृद्धि हुई है और 23 गुना के करीब इनका रिजर्व बढ़ा हुआ है। पर दोस्तों यहाँ पर इस स्लाइड में आप जो रिजर्व इस वर्ष का देख रहे हैं 1610 करोड़, तो इन लोगों के पास में बाहर से फंडिंग आई है, कुछ क्यूआईपी के जरिए, कुछ एफआईआई ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी के बदले में, इसलिए हमें ये थोड़ा अधिक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका एवरेज हम देख लेते हैं 2016 से 2022 तक, तो कम से कम 17 से 6% की रेंज में इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहा है। अब करंट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इतिहास देख लिया प्रॉफिट का, सेल्स का, अब करंट ट्रेंड क्या बोलता है। तो दोस्तों इसके अभी H1 रिजल्ट्स आए हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि पिछले 4 क्वार्टर का मैंने सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस और नेट प्रॉफिट मार्जिन लेके रखा है और कैसा कैसा परफॉर्म किया है, तो वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो 9 मंथ में हम देखते हैं दोस्तों कि इसका सेल्स ग्रोथ था 31%, एनुअल में 44% का सेल्स ग्रोथ था, Q1 में 95% का रिमार्केबल सेल्स ग्रोथ था और H1 में करीब करीब 94% का इनका सेल्स ग्रोथ था। यानी एक चीज हमें यह समझ में आती है कि सेल्स में पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से कोई दिक्कत नहीं है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो 29% का इनका 9 मंथ में रिजल्ट जब आए थे तब प्रॉफिट ग्रोथ था। एनुअल में हम लोगों ने देखा 28% के करीब प्रॉफिट ग्रोथ था, पर Q1 में आते आते तो इसने आउट परफॉर्म करके 109% का प्रॉफिट ग्रोथ आया और H1 में हम लोगों ने देखा कि 89% का प्रॉफिट ग्रोथ आया। अब ईपीएस ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 9 मंथ में 12% का ईपीएस ग्रोथ आया था, क्योंकि इन लोगों की इक्विटी बढ़ी थी। फिर एनुअल के अंदर, रिजल्ट के अंदर हम लोग देखते हैं 12% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन था, पर Q1 के अंदर ईपीएस ग्रोथ करीबन 88% आया और 9 मंथ के अंदर करीब H1 के अंदर 73% के करीब ईपीएस ग्रोथ आया। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं कि मार्जिन मेंटेन है कि नहीं। तो 9 मंथ में 9% का मार्जिन था, एनुअल में 8% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, Q1 में 10% का, और इस बार हम देख रहे हैं कि 9% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो दोस्तों अब कंपनी के मेजर एक्सपेंसेस, मेजर कॉस्ट क्या रही है गत वर्ष 2022 के H1 और 2023 के H1 की तुलना में। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि रूट मोबाइल जो है क्लाउड मैसेजिंग और मैसेज एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म पर काम करती है, तो इनका मेन फोकस जो रहता है मैसेज बाइंग सेंटर्स के ऊपर रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 90% मैसेज बाइंग सेंटर्स के खर्चों में इनकी वृद्धि हुई है, पर ये सेल्स के मुकाबले कम है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट हम देखते हैं करीबन 90% के करीब बढ़ी हुई है। फाइनेंस कॉस्ट 1 करोड़ से 8 करोड़ हो गई है और डेप्रिशिएशन एंड एमोरेटाइजेशन हम देखते हैं करीबन 171% बढ़ा हुआ है, 14 करोड़ से 38 करोड़। तो दोस्तों जैसा कि हम ये जानते हैं कि एक इमर्जिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं और ये सतत अपने एक्सपांशन में लगे रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में रहता है, तो यहाँ इतना खर्चा होना हम लाजमी समझते हैं और अदर खर्चे करीबन 163% के हिसाब से बढ़े हुए हैं गत वर्ष की तुलना में। अब दोस्तों हम सेगमेंट रेवेन्यू 2023-22 और ग्रोथ जान लेते हैं। इंडिया के अंदर जो है करीबन 52% का सेल्स ग्रोथ आया, पिछले वर्ष 200 करोड़ का था, जो अभी H1 में 304 करोड़ हुआ है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो 740 करोड़ था, जो बढ़कर अभी 1638 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसके अंदर हम लोगों ने 121% का ग्रोथ देखा है। अब दोस्तों हम करंट रेट ऑफ ईपीएस जान लेते हैं। तो जो है एनुअल ईपीएस इन लोगों का जो है 28 रुपीज के करीब था, Q3 में 7.38 का इनका ईपीएस था, Q4 में 7.29 का था, Q1 में एकदम धमाकेदार ईपीएस हुआ 11.02, और अभी भी हम देख रहे हैं ईपीएस इनका इस H1 में भी ग्रोथ पर है, 11.76 के करीब है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर का ट्रेल ईपीएस करीबन 37.45 आ रहा है, यानी ये एनुअल ईपीएस को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों एनुअली हम फॉरवर्ड ईपीएस भी देख लें कि इसका कैसा क्या रहने वाला है, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है। तो दोस्तों फॉरवर्ड ईपीएस ट्रेंड आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एनुअल ईपीएस जो 28 रुपीज का था, ट्रेल ईपीएस जो है 37.5 रुपीज का हो चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक होते होते करीबन इसका ईपीएस जो है 42 रुपीज के करीब हो जाएगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इस ईपीएस की कमाई के लिए, क्योंकि ये हमेशा अर्निंग आपकी बढ़ती रहना चाहिए और यही आपकी वेल्थ क्रिएट करके देता है, और यही फर्क है फिक्स सिक्योरिटीज और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब दोस्तों हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि इसके सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस और फेयर वैल्यू आने वाले वर्षों में कैसी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों 2023 में मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सेल्स जो है 3000 करोड़ के करीब रहे, प्रॉफिट 255 करोड़ के करीब रहे, और मैं ईपीएस एक्सपेक्ट करता हूं 42 रुपीज के करीब हो, और इसका फेयर वैल्यू करीबन 1878 के करीब आ रहा है। 2030 में मैं उम्मीद करता हूं कि 14,319 के करोड़ के करीब इनका सेल्स ग्रोथ रहे, 1100 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रह सकता है, और
178 के करीब मैं इनका ईपीएस एक्सपेक्ट करता हूं और 8000 के करीब इनका फेयर वैल्यू रह सकता है। और 2035 में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 35,600 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा। प्रॉफिट जो मैं उम्मीद करता हूं 3050 करोड़ के करीब रहेगा और 500 रुपीज का मैं ईपीएस एक्सपेक्ट करता हूं। और इनका फेयर वैल्यू जो है 22,518 रुपए के करीब रह सकता है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आपके पास में जो है मैंने इस स्लाइड में देखेंगे 2022 और 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका कंपैरिजन किया है। तो प्रमोटर ने अपना 1% स्टेक डाइल्यूट किया है। वहीं म्यूचुअल फंड ने भी हम देखते हैं कि करीबन -57% यानी 14% जो उनके पास होल्डिंग थी अब 6% 2022 में रह गई है। पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अपना स्टेक करीबन 46% से बढ़ाया हुआ है, जो अभी 15% 2022 में हुआ है। और रिटेल इन्वेस्टर ने भी एक खुशी की बात है कि 7% से बढ़कर करीबन 12% के करीब इनका हिस्सेदारी हो गई है इस कंपनी के होल्डिंग में। 85% के दर से यह बढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं रूट मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों इसका जर्नी जो है 2004 के अंदर शुरू हुआ था एंड ये कंपनी प्रॉफिटेबल सिंस फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। स्टेज 2 में हम देखते हैं कि ट्रांजिशन टू एन एंटरप्राइज बिजनेस, ग्लोबल एक्सपेंशन विद डिफरेंशिएटेड एक्विजिशन। और 2020 के अंदर इनका सितंबर में धमाकेदार आईपीओ आया था। और आईपीओ के बाद में दे आर बिजी इन एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिकल फुटप्रिंट लॉन्च डेवलपर प्रोग्राम। तो दोस्तों इनका ग्राफ हमेशा हमें ऊपर जाते हुए ही दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले दिनों में कमाल करेगी। अब दोस्तों ग्लोबल डिसेपोरिया फुटप्रिंट एंड सुपर नेटवर्क हम जान लेते हैं किस हिसाब से ये ग्लोबली ऑपरेट करते हैं। तो इनके 9 फायर वॉल डिप्लॉयमेंट से 1 अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, 18 वर्चुअलाइज्ड डाटा सेंटर से, 18 हब से, 700 प्लस ग्लोबल एम्प्लॉइज बेस है और 280 प्लस सुपर नेटवर्क वाइड स्प्रेड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिच नेटवर्क है। अब दोस्तों रूट मोबाइल इंडस्ट्री इज ए लीडिंग ग्लोबल सी पास प्लेटफॉर्म को बिलोंग करती है। तो दोस्तों इस स्लाइड के अंदर मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं जो कि आपने मेरे गत प्रेजेंटेशंस में देखी होगी कि जो अभी ग्लोबल सी पास बिजनेस है 2021 के अंदर करीबन $8.7 बिलियन का है और 2026 तक एस्टिमेटेड है कि वो 34.2 बिलियन डॉलर के करीब हो जाएगा। और रूट मोबाइल का इसी बिजनेस के ऊपर मैक्सिमम शेयर लेने की नजर है। अब दोस्तों इनका अभी रिसेंटली कोको कोला यूई ऑटोमेट्स देयर कस्टमर एंगेजमेंट यूजिंग कन्वर्सेशनल कॉमर्स। तो जो है डिजिटलाइजेशन ऑर्डरिंग प्रोसेस ऑफ एन ओटीपी ऐप एनेबलिंग कॉमर्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड एनहेंस्ड कस्टमर एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस यूएई के कोको कोला के कस्टमर को ये प्रोवाइड करते हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ असम डिलीवर्स क्रिटिकल कम्युनिकेशंस टू 1 मिलियन सिटीजन। करीबन 10 लाख लोगों को रूट मोबाइल ने काफी हेल्प करी थी। जो हम जानते हैं कि अभी बाढ़ आई थी तो दे हैव कनेक्टेड ओवर 1 मिलियन पीपुल इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। और हम देखते हैं कि इनका एनहेंस कस्टमर एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस भी रूट मोबाइल के साथ में असम गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए न्यू प्रोडक्ट मोमेंटम एक्सपांशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो कंपनी इतना फास्ट ग्रो करती है। और एक तो ये इमर्जिंग बिजनेस है, तो ये इनका जो हम देखते हैं कि वाईओवाई के अंदर जो है करीबन 116% का न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के अंदर इनका ग्रोथ हुआ है। और क्यूओक्यू हम देखते हैं 12% के करीब इनका सेल्स के अंदर ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों रूट मोबाइल रिकॉग्नाइज इन द 2000 गार्टनर मार्केट गाइड फॉर सी पास फॉर कंसेक्यूटिव थर्ड ईयर। तो ये इनको एक अलग से खिताब मिला हुआ है। इसके अलावा टेलनॉर ग्लोबल सर्विस हैज चोजन रूट मोबाइल इज द प्रीफर्ड पार्टनर फॉर A2P SMS सर्विसेज फॉर सिलेक्ट डेस्टिनेशंस इन यूरोप एंड द एशिया पैसिफिक। अब दोस्तों हम लोगों ने फंडामेंटली तो देख लिया था कि 1878 के करीब इसका फेयर वैल्यू आ रहा था, पर देखते हैं कि टेक्निकली हम लोग कहां एंट्री ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम देखते हैं कि करीब जब भी ये स्टॉक 1275 के करीब आए तो वहां आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसका शॉर्ट टर्म टारगेट हम रिकमेंड करते हैं करीबन 2323 रुपए के करीब। वहां आप थोड़ा बहुत 5-1% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन में ये देना चाहता हूं कि 2% अलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं इसको। और दोस्तों एक और इमर्जिंग कंपनी का आपने नाम सुना होगा जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, एफल। तो दोनों करीब करीब डिफरेंसेस इनका ये है कि दोनों इमर्जिंग कंट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री से है, पर आप चाहे तो उसमें भी अलोकेशन अपना दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं। पर ज्यादा अलोकेशन नहीं देना है, 2 से 3% का आप अलोकेशन आप इसमें रख सकते हैं। वेल्थ क्रिएटर स्टॉक ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्री। डिस्क्लोजर में अंत में यह देना चाहता हूं कि दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स एंड थैंक यू वेरी मच प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली एंड Piyush sir for giving me such learning in profit from it. Thank you very much. So thank you very much Prashant Ghare ji for such a wonderful data analysis and such a wonderful presentation.
आपने जो प्रेजेंटेशन दिया मैंने उसके पॉइंट भी लिखे हुए और मैंने जो आपके प्रेजेंटेशन से जाना कि ये जो कंपनी है ये इमर्जिंग सेक्टर से ताल्लुक रखती है। सही बात है सर? राइट सर। तो इमर्जिंग मतलब हम यहाँ पे 20% का ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे, राइट? डेफिनेटली सर। बहुत लोगों की क्वेरी है कि क्या यह कंपनी डेट फ्री है? तो यस हरगिज ये कंपनी डेट फ्री है, राइट ना? इनफैक्ट जब आईपीओ आया था तब भी हमने यही बताया था कि कंपनी इज डेट फ्री, खाली कंपनी के सर पे जो उनकी कॉर्पोरेट ऑफिस की एक लीज लायबिलिटी है वो भी वो लोग पूरी करने वाले हैं जल्दी, राइट? सो नो नीड टू वरी, कंपनी इज डेट फ्री। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, आईपीओ प्री आईपीओ अच्छी थी, आईपीओ के बाद अच्छी है, अभी तक अच्छी है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हम ऐसी कंपनी में उम्मीद रख सकते हैं आने वाले समय में धंधे बढ़िया बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। पर फिर एक अहम सवाल, फिर ये टूट क्यों रही है, राइट ना प्रशांत जी? ये भी बहुत लोगों की क्वेरी है कि व्हाई रूट मोबाइल इज फॉलिंग। हाँ कुछ कह रहे थे प्रशांत जी? हाँ सर, एक्चुअली में हम लोगों ने अभी देखा है कि जो ग्लोबल डिसरप्शन हुआ है और इनका जो मेन बिजनेस जैसा कि मैंने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया के मुकाबले में अधिक आता, राइट, 121% का ग्रोथ देखा है सर हमने, राइट। फिर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग और मैसेजिंग सेंटर का इनका थोड़ा खर्चा और एम्प्लॉयमेंट का दूसरे खर्चे बढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। बराबर। इन्वेस्टर जो है, बड़े इन्वेस्टर बड़े होशियार होते हैं, वो एकदम सपोर्ट के करीब इसके अंदर एंट्री लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है यही एंट्री पॉइंट जो मैंने बताया है वो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है इसको एक्यूमुलेट करने का, बिल्कुल सही बात है प्रशांत जी, ये वेल्थ क्रिएट करके देगी। हाँ, आपने जो बाइंग पॉइंट बताया ना, जस्ट अंदाजा देखो, ये बाइंग पॉइंट वो समय पे भी नहीं टूटा जब इसका जो मास्टर इंडेक्स है, जैसे हम इसके मास्टर इंडेक्स आईटी या टेक्नोलॉजी बोलेंगे और उसका भी मास्टर इंडेक्स हम नास्डेक को बोलेंगे, ये दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स, राइट सर। तब नास्डेक 30% टूटा, 34% जैसा, तब भी रूट मोबाइल वो लेवल पे टिका रहा। तो ये बताता है कि बुरे से बुरे समय में भी ये वहां पे था। नहीं तो हम ये सोच सकते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां धराशायी हुई है, नास्डेक 34%, मतलब टेस्ला ना माइक्रोसॉफ्ट गूगल ना सब काफी टूटे हुए हैं, तो वो समय पे ये एक छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो स्मॉल कैप को ज्यादा टूटता है, राइट? हालांकि इसने हमें धंधे में बचा दिया है ना प्रशांत जी। देखो ये जो कंट्री में काम कर रही है तो ये तो एक्सपांशन मूड में है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्षों से दूसरे देश में काम कर रहे, धंधा रेगुलर आ रहा है, ये एक्सपांड कर रहे, तो इनको सेल्स ग्रोथ मिलता जा रहा है। कम से कम इसने हमें वहां पे निराश किया नहीं किया, बराबर? तो ये अपना काम बखूबी कर रहा है। जो भाव, जो पी इनको मिलना चाहिए हाई पी हाई ग्रोथ के कारण, वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही सेक्टर पूरा तबाह है दुनिया भर में, बराबर? नास्डैक सर, उसका इंप्लीकेशंस अपने इंडियन मार्केट पे आ रहा है। तो हम ये समय पे ये उन्हें उम्मीद रखेंगे प्रशांत जी की इनको जबरदस्त बड़े पी मिले। जब तक ये प्रेशर है दुनिया भर में, ये प्रेशर में रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें अर्निंग मिलेगी, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं, पीरियड ऑफ टाइम बढ़िया उम्मीद करेंगे। स्मॉल कैप कंपनियों में वैसे भी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और ये एक स्मॉल कैप, राइट? तो नो नीड टू वरी, यस अच्छा पैसा लगा सकते हैं। आपने 2% बताया, बराबर ना? यहाँ पे कहूंगा प्रशांत जी डेफिनेटली 2% लगाना चाहिए, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वॉलेटिलिटी सहन नहीं होती है, राइट, तो उसको फिर टीसीएस रखना चाहिए। बड़ी लार्ज कैप में रखेगा वो तो लिमिटेड टूटेगा, ये स्मॉल कैप है, ये 50% टूटेगा और मेरे ख्याल से 50% टूट चुका है, राइट? डेफिनेटली सर, अभी भी ऐसा हुआ है, भविष्य में भी ऐसा होगा, तो भविष्य को ध्यान में रख के सोचो। वॉलेटिलिटी सहन नहीं होती है तो स्मॉल कैप में मत, अगर आप तैयार हो कि कोई बात नहीं आने दो वॉलेटिलिटी, नो नीड टू वरी, राइट? तो मेरे ख्याल से जो लोगों की क्वेरी थी, ऑल द थिंग्स यू हैव कवर्ड इन योर प्रेजेंटेशन। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कुछ और। ज्यादातर लोग जानना भी चाहते थे कि अगले साल का टारगेट क्या होगा, वो भी चलो आपने बता दिया है, राइट सर? ओके डन। फिर आई होप आज का जो प्रेजेंटेशन था उसने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरीज लोगों की क्लियर कर दी होगी और एक अच्छी डार्क हॉर्स हम इसको कह सकते हैं जो लोगों को मिल सकता है आपके प्रेजेंटेशन के द्वारा, राइट प्रधान जी? डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर। या सो थैंक यू टू यू आल्सो एंड थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। धन्यवाद एंड जय हिंद।